आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ताज का शासन। जैसा कि आपको टॉपिक पे दिखाई दे रहा होगा, ताज का शासन 1858 से लेकर 1947, ये टेन्योर है ताज का शासन। अब ताज का मतलब ब्रिटिश ताज की बात की जा रही है। ब्रिटिश ताज यानी कि एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी और उसे परमिट भी ब्रिटिश सांसद ब्रिटिश से ही किया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही परमिशन दिया गया था। शुरुआत में 15 साल का और समय समय पे बढ़ाता भी गया उसे व्यापार करने का, और धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कब्जा कर लिया सारे क्षेत्रों को। फिर लॉ एंड ऑर्डर बनाने लग गया, नियम कानून बनाने लग गया, शासन करने लग गया। लेकिन उसके शोषण पद्धति के कारण उससे कानून के द्वारा जितना शोषण हुआ, उसके विरोध में 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है। और ऐसा लगा ब्रिटिश सरकार को कि अब भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। चूंकि अमेरिका भी किसी समय गुलाम था ब्रिटिश का, वो हाथ से निकल चुका था, तो अब भारत को वो खोना नहीं चाहता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भैया अब तुम केवल व्यापार करो, बाकी शासन व्यवस्था मैं देखूंगा। और सरकार अपने हाथ में शासन ले लिया। इसी वजह से इसको बोला जाता है ताज का शासन, दैट इज द ब्रिटिश ताज का शासन। अब ब्रिटिश ताज के शासन, जब ब्रिटिश ताज अपना शासन संभालेगा तो पहला कानून लेकर आया, एक्ट लेकर आया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया और यहां पर घोषणा किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में विद्रोह हुआ। उसके बाद कानून सारा सिस्टम, सारा शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश सरकार। और उसके बाद जो पहला कानून लाया जाता, पहला एक्ट लाया जाता है किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 एक्ट, भारत शासन अधिनियम, है ना। भारत शासन मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मतलब भारत को शासन करने के लिए जो एक्ट लाया गया 1858 में, इसी आधार पर इसका नामकरण भी किया गया। अब क्या क्या बात किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी तो शोषण कर रहा था, उसके अलावा ये क्या ऐसा प्रलोभन दिया भारतीयों की कि भारतीयों का आंदोलन थोड़ा शांत हो जाए, भारतीय लोग मतलब कि उपद्रव ना करें, विद्रोह ना करे और सुने हमारी बात। तो विक्टोरिया का घोषणा किया गया कि अब भाई हम अपने हाथ में शासन ले लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर जो सत्ता चला रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? साम्राज्ञी। पहले वो कहाँ की साम्राज्ञी थी? तो केवल ब्रिटेन की साम्राज्ञी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर अपने हाथ में शासन भारत का लेती है, तो वो भारत भी अब किसका टेरिटरी हो गया? ब्रिटेन का। तो उसकी महारानी की घोषणा हो गई कि अब ये यहाँ की भी साम्राज्ञी होगी। इसके अलावा भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों के हाथ में आ गया। जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, उनके मंत्रियों के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाने लग गया। और वहाँ एक पद बनाया गया, एक सांसद, वहाँ का एक मंत्री, जिसको वहाँ का सांसद हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, उसमें से एक राज्य सचिव पद को क्रिएट किया गया। भारत के लिए राज्य सचिव का पद बनाया गया, जो भारत का नियंत्रण करेगा, कनेक्ट करेगा ब्रिटिश सरकार का भारत के नियंत्रण से, प्रशासन से। और गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था, जो 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, पहले गवर्नर हुआ करता था, फिर गवर्नर जनरल हुआ। अब ये 1857 के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था अब वायसराय हो गया। और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग। उसी के समय में 1857 का विद्रोह होता है और उसी के समय उसको वायसराय। अब क्या हुआ? जब पद्धति बदल गया, शासन व्यवस्था बदल गया, अब सीधे सरकार के हाथों में चला गया कंपनी से, तो अब पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उसको अब वायसराय बना दिया गया। इसलिए पूछा भी जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन है? तो आपके लॉर्ड कैनिंग। दोनों नाम यहीं पे आएगा। और भारत के पहले वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये दोनों फैक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, सवाल कई बार आ चुके हैं। इसके बाद होता क्या है? इलाहाबाद का जो है मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को पब्लिश किया गया, घोषणा किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्या घोषणा किया गया भाई? कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आप लोगों पे नहीं थोपा जाएगा। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया।
अब भारत जो है किसका हिस्सा हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया। जैसे ब्रिटिश सरकार अपने देश के लिए, जैसे हमारा अभी बजट पेश होता है ना, हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है सुबह 11 बजे, तो उसी प्रकार वहां बजट ब्रिटिश का भी पेश होता था। तो भारत जो उसका टेरिटरी बन गया था, उसके लिए भी बजट पेश किया गया। और पहला बजट भारत के लिए 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और कहा गया फादर ऑफ इनकम टैक्स भारत में किसे बोला गया? तो फादर ऑफ इनकम टैक्स ये लॉर्ड कैनिंग, जो वर्तमान में वायसराय था, इसी को कहा गया। क्योंकि आयकर की सुविधा शुरुआत जो है ना, आयकर इनकम टैक्स अब आपको देना होगा। क्या होता है इनकम टैक्स भैया? आप जो कमाते हैं उस कमाई के बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड दिस इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट है कि आप इतना कमा रहे हैं, आप भैया महीने का जो है ना 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपको इस स्लैब में आके इतना टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख वाले को इतना देना पड़ेगा, 2 लाख वाले को इतना देना पड़ेगा, है ना। उससे इतना से कम वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आप एक कलम भी खरीदते हैं, आप एक कॉपी भी खरीदते हैं, आप कोई कोर्स भी खरीदे, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ा, एक सुई से लेकर जहाज कुछ भी खरीदे उसमें टैक्स देना पड़ता है। वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो आयकर प्रणाली, आयकर की व्यवस्था जो है इसी के समय में हुआ। इसलिए फादर ऑफ इनकम टैक्स किसे कहा गया? तो लॉर्ड कैनिंग को कहा गया इसी समय से। समझ रहे? उसके बाद अगला एक्ट आता। अब जब इसके लिए आने लग गए एक्ट भारत की व्यवस्था को संचालन करने के लिए, तो बहुत सारे एक्ट आने लग गए। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? अगला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लेकर आया गया। कुछ खामी रह गई या कुछ और बदलाव चाहिए था, उसकी वजह से तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, आपको बताए गए, क्या क्या जो संविधान बना हमारा जो बना है उसमें क्या उससे सीखा गया, लिया गया, यह भी देखना है। तो इंडियंस वेयर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज नॉन गवर्नमेंटल मेंबर। गैर सरकारी सदस्य के रूप में अब जो विधि बनाया जा रहा है उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चालू किया इसी एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहलू हुआ। पहले भारतीयों को कुछ नहीं समझता था, फिर थोड़ा सम्मान देना चालू किया, फिर लॉ बनाने में भी शामिल किया जाने लग गया। और उसी दौरान आप सुनते होंगे अभी के समय में आईपीसी, सीआरपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जा रहा है, तो इस व्यवस्था भी इसी समय से आया। इंडियन पिनल कोड, ये इंडियन पिनल कोड क्या है? 1860 में शुरुआत होता है इसका, जिसके तहत कानून व्यवस्था, कोई क्राइम करता है तो उसको क्या सजा देना चाहिए उसमें लिखा हुआ है। सीआरपीसी में पिनल कोड, सिविल कोड के जितने मामले हैं, कौन सा विवाद में क्या जजमेंट देना है, वो सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है। तो अब नामकरण चेंज किया गया है। तो इसी अधिनियम के तहत सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की शुरुआत हुई। न्यायालय को चलाने के लिए अगर कोई क्राइम करता है, कोई विवाद होता है, दो पक्षों में लड़ाई होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? हम कोर्ट जाते हैं। अब जज साहब जो न्याय देंगे, क्या सही है क्या गलत है, वो किस आधार पे देंगे? वो अपने दिमाग से तो नहीं दे सकते। तो सारा व्यवस्था लिखा हुआ है। वकील उसी आधार पर बहस करता है, दोनों पार्टी वाला, और जज साहब उस बहस में से जो जो पॉइंट वो लोग बहस करता है उसको लिख लिख के जमा करते जाता है। लास्ट में निष्कर्ष निकालता है कि हाँ ये सही है तो ये सही है, ऐसा काम करता है। तो इसलिए भारतीय दंड संहिता की शुरुआत भारत में हुआ, है ना, इसी समय से, इसी एक्ट के बाद से। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। वायसराय को अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? दैट इज द ऑर्डिनेंस पावर गिवन टू वायसराय। अभी भी अध्यादेश का प्रचलन है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, हमारा गवर्नर भी अध्यादेश जारी करता है राज्य के लिए, और केंद्र सरकार का जो के आधार पे, जो सलाह पे जो है, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल नंबर 123, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 213 में बताया गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भारत में कब से आया? तो इसी समय के एक्ट से आया, 1860 के बाद, उसी समय के भारत शासन अधिनियम के बाद से, इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद से आया। तो ये
शक्ति प्राप्त हुआ और नए प्रांतों की स्थापना करने का भी अधिकार, नए राज्यों की स्थापना करने का भी अधिकार वायसराय को दिया गया और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, जो कि वर्तमान में आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है। वो उस समय वायसराय को शक्ति दिया गया। कब? तो इस एक्ट के साथ। कौन सा भैया? तो कौन सा एक्ट हम लोग अभी पढ़े पीछे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। इसको याद रखिएगा, ये सब वायसराय की शक्ति बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो है वर्तमान सिनेरियो वाला 123 और 213, आर्टिकल नंबर 123 के तहत प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति है और 213 के तहत गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। अब आ जाइए कि जो वायसराय का जो विधान परिषद है, विधान परिषद जो उस वायसराय, विधान परिषद मतलब विधायिका एक तरह के समझ लिए, जहां पे लॉ मेकिंग होता है, कानून बनाई जाती है, तो उसकी जो विधान परिषद कुछ सदस्यों का कमिटी दिया गया कि विधान परिषद से द्वारा जो भी पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था। जैसे राष्ट्रपति भी अभी क्या करते हैं, हमारे लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून पास होकर जाता है तो राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, अगर बिल पास होता है तो एक्ट बन जाएगा, और अगर रिजेक्ट भी कर सकता है, वीटो भी लगा सकता है। उसी प्रकार वायसराय को भी अधिकार मिला उस समय कि अगर विधान जो इसकी परिषद जो है, विधान परिषद से कुछ पास होकर आता है तो उसको रोकने का शक्ति वायसराय को दिया गया। समझ रहे? तो यहीं पे ये बात है। 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत भारत को विभाजन किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, मतलब समझिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो आयोग कब बनाया गया और कब पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। तो 1862 से शुरू हुआ, याद रखिएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब जैसे रक्षा मंत्रालय है, अभी है ना पोर्टफोलियो, रक्षा मंत्रालय का पोर्टफोलियो किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? अमित शाह के पास है ना। परमाणु ऊर्जा का पोर्टफोलियो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है ना। तो इस डिपार्टमेंट बांटना, दैट इज नोन एज द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये जो है इस तरह का सिस्टम चालू हुआ ताज के शासन में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जब शासन आया तब। तो मूलतः यहाँ पे 1858 के एक्ट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को चर्चा और उससे आगे बढ़ाते हुए उसका कनेक्टिंग करके मैंने ये बताया। तो आप बताइए यहाँ तक में आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया? अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग ये चीजें आज कंप्लीट कर लिए और इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अपने बहुत सारे सेशन लेते हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है, प्रैक्टिस सेशन सुबह 8 बजे जो चलती है बिहार अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे प्रतिदिन बिहार पुलिस के लिए, जहाँ पे बहुत सारे सवालों का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।